हाँ दोस्तों, अभी तक आपको मैंने नॉर्मली एमएस ऑफिस और बेसिक कोर्स के बारे में बता चुका हूँ मेरे वीडियो के आधार पे। बट अब आगे से आपका जो एक्सेल का जो सिलेबस चालू होने वाला है, जिसमें आपको कंप्यूटर के साथ साथ उसकी कंप्यूटर शॉर्ट की का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि कंप्यूटर की शॉर्ट की हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुरंत हम कंप्यूटर यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारा जो वर्क होता है बहुत जल्दी से जल्दी फिनिश हो। इस आधार पे मैंने शॉर्ट की बना के तैयार की है आपके लिए, जिसमें आप ध्यान दें। और बाकी थोड़ा सा आप कुछ टाइटल्स है उस पर आप रिवीजन कर लें। जैसे ए है, ए से क्या है, ए से ऑल सेलेक्ट। किसी चीज़ को अगर हम ऑल सेलेक्ट करते हैं तो वो कॉपी और कट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ए से ऑल सेलेक्ट हो गया, बी से बोल्ट हो गया। बी का प्रयोग हम करते हैं किसी चीज़ को डार्क करने के लिए। आप कंट्रोल बी दबाएंगे, कंट्रोल ए का प्रयोग करके फिर बी दबाएंगे तो बोल्ट हो जाएगा। उसी आधार पे सी से कॉपी होता है, डी से फॉन्ट होता है, और ई से सेंटर होता है, एफ से फाइंड होता है। ई का मतलब ये होता है कि अगर किसी पेज को अगर हमें सेंटर पर लेके आना है तो कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे, जिसमें से परसेंट आपसे मांगी जाएगी। तो अपने साइज़ से आपको बना के रखना है कि आपके पेज के साइज़ आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना। उसी हिसाब से एफ का फाइंड हो जाएगा और जी से गो टू हो जाएगा। जो गो टू का मतलब ये होता है कोई भी हमारी डिस्प्ले का बैकग्राउंड सा होता है उसे हम अपने हिसाब से उसको चेंजिंग कर लो या उसको डिज़ाइन चेंज कर लें। इस आधार पे हम कंट्रोल जी का प्रयोग करते हैं। जैसे हिसाब से एज का रिप्लेस हो जाता है, आई सा इटैलिंग हो जाता है, और जे से जस्टिफाई हो जाता है। ये सब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हमारे नेट में प्रयोग किए जाते हैं। नॉर्मल तरीका से जे से जस्टिफाइड होता है और जे से डाउनलोडिंग का भी ऑप्शन खुलता है। काफ़ी अलग अलग चीज़ होती हैं जो हमारा नॉर्मल में भी, डाउनलोड में और एमएस ऑफिस और टेली में सब में वर्क अलग अलग होता है। उसी आधार पे देखिए कंट्रोल के हाइपरलिंक। कंट्रोल के का यूज़ हमेशा नेट और साथ ही साथ आपका उसमें किया जाता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एल लाइफ एंगल टेक्स्ट, ये हमेशा एल का प्रयोग हमेशा माइक्रोसॉफ्ट और नेट में यूज़ करते हैं और कुछ साइट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उस हिसाब से कंट्रोल एम है, एन है। एम से ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट एन से आपका न्यू विंडोज़ ओपन होती है। न्यू विंडोज़ आप नेट में ऑन कर लें, एमएस वर्ड में कर लें, या आप कुछ भी फोल्डर बना रहे हो कभी कंट्रोल एन का यूज़ करेंगे तो न्यू विंडोज़ ओपन हो जाएगी। उसी हिसाब से कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं किसी फाइल को हम किसी फाइल में हम वर्क कर रहे हों, या कलर्स हो या प्रिंट हो, एमएस ऑफिस हो या नेट का वर्क हो या एक्सेल का वर्क हो, कंट्रोल ओ यूज़ करेंगे तो आपकी जो फाइल होती है वही उसी फोल्डर में ही ओपन हो जाती है। जिस आधार पे हम अपने इमेज को या फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो बिना बाहर जाए हुए हम उस फाइल को सेव ओपन करके अपना वर्क उसी में कर सकते हैं। पी से होता है प्रिंट। प्रिंट का आपको पता ही है, कोई भी फाइल अगर वर्क कर रहे हो तो कंट्रोल पी से ही हम उसे प्रिंट का ऑप्शन दे देते हैं, जिस आधार पर वो बाहर निकल आता है। और वो सेंट्रल आपका क्यू, कंट्रोल क्यू से हमारा पैराग्राफ जो होता है फॉर्मेटिंग होता है। पैराग्राफ को हमेशा या तो हम कंट्रोल नेट पे यूज़ करेंगे तो नेट का वर्क अलग होता है, और हम एमएस में करेंगे उसका वर्क अलग होता है। आपको ये कंट्रोल का जो यूज़ है ABCD से लेकर जेड तक है, सबका मध्य आपको तीनों प्रकार को अलग अलग चेक करना होगा। ड्राइंग में अलग करना पड़ेगा, एमएस ऑफिस में अलग करना पड़ेगा, वर्ड में, एक्सेल में, नेट पे, जिस आधार पर जब भी आपको आइडिया मिल पाएगा। इस हिसाब से कंट्रोल आर है, एस है, टी है। कंट्रोल टी का प्रयोग हमेशा नेट पे होता है, जिससे आधार पर न्यू विंडोज़ होती है। इसका भी प्रयोग सभी विभाग अलग अलग होता है, एमएस में भी होता है इसका, टेली में भी होता है। बस ये है मेरा कहना, मतलब ये है आपको कंट्रोल का जितना ए से लेके जेड तक का जो वर्क है आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इसे एक्सेल और एमएस ऑफिस में करना पड़ेगा, क्योंकि अब साथ ही साथ आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है एमएस ऑफिस और टेली उसका एक्सेल का। अब साथ में मैं कल आपका नया चैप्टर तैयार कर रहा हूँ आपका सीधे एक्सेल का, उसे ध्यान से आप पढ़ें, और साथ ही साथ जो मैं आपको शॉर्ट की दे रहा हूँ उसे ध्यान से रिवीजन करके अपने दिमाग में बैठाएं, क्योंकि इसी से ही हम आगे अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और आइए अब हम आगे चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे एक नई वर्कबुक बनाएं। मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट जोड़ें। शीट 1 का नाम बदलें और उसे वर्कबुक में सेव करें। नई वर्कबुक बनाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें।
एक नई वर्कबुक बनेगी, बुक 1। मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए शीट टैब्स के अंत में इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। मौजूदा वर्कशीट के अंत में डिफॉल्ट नाम से नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। नाम बदलने के लिए शीट 1, डबल क्लिक शीट 1 टैब। अपनी इच्छानुसार शीट 1 का नाम लिखें। वर्कबुक सेव करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और चुनें सेव। सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखेगा। वर्कबुक सेव करने के लिए स्थान और फोल्डर का चयन करें। फोल्डर को खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। कॉम्बो बॉक्स फाइल नाम में अपनी इच्छानुसार वर्कबुक फाइल का नाम लिखें। सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से विभिन्न प्रकार के वर्कबुक का चयन करें। डिफॉल्ट रूप से ये एक्सेल वर्कबुक स्थापित हो जाएगी। वर्कबुक सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स में से सेव एज को बंद करें। संक्षेप में चलिए नीचे के चरणों में जानते हैं वर्कबुक बनाना, नई वर्कशीट इंसर्ट करना, वर्कशीट का नाम बदलना और वर्कबुक में सेव करना। चरण 1, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। चरण 2, माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। चरण 3, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। चरण 4, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। चरण 5, शीट टैब्स के अंत में इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। चरण 6, शीट 1 टैब पर डबल क्लिक करें। चरण 7, अपनी इच्छानुसार शीट 1 का नाम लिखें। चरण 8, ऑफिस बटन पर क्लिक करें और चुनें सेव। चरण 9, स्थान और फोल्डर का चयन करें। चरण 10, कॉम्बो बॉक्स फाइल नाम में फाइल का नाम लिखें। चरण 11, सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन सूची में विभिन्न प्रकार की वर्कबुक का चयन करें। चरण 12, सेव पर क्लिक करें। एमएस एक्सेल एक वर्कशीट के लिए विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग विकल्प प्रदान करता है। हम वर्कशीट को प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑफिस बटन पर क्लिक करें। माउस को प्रिंट पर ले जाकर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का चयन करें। प्रिंट प्रीव्यू प्रिंटिंग करने से पूर्व वर्कशीट देखने और उसमें बदलाव करने के विकल्प प्रदान करके मदद करता है। हम मार्जिन्स को बदल या परिवर्तित करके अन्य पेज सेटअप विकल्प और हेडर और फुटर को प्रिंट प्रीव्यू के साथ संशोधित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से प्रिंट विकल्प मौजूदा वर्कशीट को प्रिंट करता है, हालांकि हम वर्कशीट के विशिष्ट स्थान को भी प्रिंट कर सकते हैं। विशिष्ट स्थान को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने वाले स्थान या रेंज का चयन करें। ऑफिस बटन पर क्लिक करें। माउस को प्रिंट पर ले जाएं। प्रिंट पर जाकर क्लिक करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। प्रिंट करने वाले स्थान या रेंज का चयन करें और क्लिक करें ओके। वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें। माउस को प्रिंट पर ले जाएं। प्रिंट पर जाकर क्लिक करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। प्रिंट के भागों को देखो। इसके विभिन्न प्रिंट विकल्प हैं। एक विकल्प पर क्लिक करें और फिर चयनित विकल्प के साथ वर्कशीट प्रिंट करने के लिए ओके क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से एक्टिव शीट आपको चयनित वर्कशीट प्रिंट करने की अनुमति देता है। चयन आपको वर्कशीट का चयनित हिस्सा प्रिंट करने की अनुमति देता है।
संपूर्ण वर्कबुक आपको संपूर्ण वर्कबुक प्रिंट करने की अनुमति देता है। संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। यहाँ वर्कशीट कागज की नकल करके पेपर वर्कशीट या डाटा प्रबंधन के कार्य में प्रयोग होता है। MS एक्सेल का उपयोग करके हम आसान से जटिल बजट, लंबे और जटिल डेटा को स्टोर करके और उसकी गणना करके बड़े और विभिन्न प्रकार की अकाउंट रिपोर्ट बना सकते हैं। एक्सेल अपना सारा डाटा वर्कबुक पर स्टोर करता है। एक्सेल की वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। सभी वर्कशीट में ज्यादा से ज्यादा 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। पिछले सत्र में हमने वर्कबुक और MS एक्सेल की वर्कशीट के बेसिक्स के बारे में सीखा। इस सत्र में हम वर्कशीट में डाटा को स्टोर करना और उसे संपादित करके कैसे उपयोग करना है सीखेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि हम विभिन्न डाटा टूल्स जैसे ग्राफ्स या चार्ट्स का उपयोग करके डाटा को और अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हम MS एक्सेल में वर्कशीट का प्रयोग डाटा को स्टोर करके रखने के लिए करते हैं। हर एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। रो और कॉलम जब एक दूसरे से मिलती है तो सेल का निर्माण होता है। इन सेलों में डाटा सम्मिलित होता है। आसान संदर्भ के लिए हर सेल के मिलन बिंदु को हम एक नाम देते हैं। उदाहरण के लिए वो सेल जो कॉलम A और रो 5 में होता है A5 सेल के रूप में जाना जाता है। यह नाम रिबन के नीचे नाम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। एडजेसेंट सेल के समूह को रेंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए A1 से A5 तक के सेल की रेंज को A1 A5 के रूप में दर्शाया जाएगा। इसे सक्रिय बनाने के लिए सेल पर क्लिक करें। आप सेल पर एक आयताकार सीमा देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि सेल सक्रिय हो गया है। अब आप इसमें डाटा दर्ज कर सकते हैं। ये डाटा संख्या, टेक्स्ट, दिनांक या समय पर आधारित हो सकता है। चलिए देखते हैं किसी सेल में टेक्स्ट और संख्या कैसे दर्ज कर सकते हैं। 1. सेल पर क्लिक करें। 2. जो संख्या या टेक्स्ट आप दर्ज करना चाहते हैं लिखें। 3. एंटर या टैब दबाएं। सेल में दिनांक दर्ज करने के लिए 1. सेल पर क्लिक करें। 2. स्लैश चिन्ह या तारीख के कुछ हिस्सों को अलग करने के लिए हाइफन का उपयोग कर दिनांक दर्ज करें। 3. एंटर या टैब दबाएं। 12 घंटे की घड़ी पर आधारित समय सीमा दर्ज करने के लिए एक जगह छोड़ने के बाद समय सीमा दर्ज करें और फिर A या P लिखें। MS एक्सेल डिफॉल्ट रूप से समय को AM में दर्ज कर लेगा। MS एक्सेल एक क्लिक में एक ही समय में कई सेलों में एक ही डाटा दर्ज करने की अनुमति देता है। कई सेलों में एक ही डाटा दर्ज करने के लिए 1. जिन सेलों में आप एक ही डाटा दर्ज करना चाहते हैं उनका चयन करें। 2. सक्रिय सेल में डाटा लिखें। 3. CTRL जमा एंटर दबाएं। फिर हैंडल का उपयोग करके कई सेलों में आप एक ही डाटा दर्ज कर सकते हैं।